गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हाउ आर यू बेटा? फाइन बेटा। कल हमने बड़े भाई साहब चैप्टर की रिवीजन करवाई थी और 4th क्वेश्चन यानी 50 से 60 शब्दों में प्रश्न 4 तक हमने कर लिए थे। ठीक है, पहले 1 या 2 पंक्तियों में, फिर हमने 25 से 30 शब्दों में और उसके पश्चात 50 से 60 शब्दों में प्रश्न 4 कर लिए थे हमने। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई, कर लिया था ना। और आपने आशा है कि आपने अच्छे से समझ भी लिए होंगे। तो ठीक है बेटा, ये रिवीजन है इसलिए मैं सारे समझा रही हूँ 2-2 बार पहले भी, क्योंकि ये यूनिट टेस्ट में चैप्टर था तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, इसलिए इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिए सभी। ठीक है, तो 5वां प्रश्न है बेटा इस पाठ का कि बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताएं। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं पूछी गई हैं कि यानी गुण क्या थे बड़े भाई साहब में। फर्स्ट नंबर है कि बड़े भाई साहब बहुत ही परिश्रमी थे। तो मेहनती तो थे ही बेटा वो, क्योंकि सारा दिन किताब लेकर पड़े रहते थे। भले ही उनमें वह जानवरों, कुत्तों, बिल्लियों की चित्र बनाते हों, भले ही एक ही अक्षर को बार बार लिखते हों, लेकिन वे सारा दिन लगे रहते थे। तो वह हर रात दिन पढ़ाई में जुटे रहते थे। खेल कूद, मैच, क्रिकेट मैच आदि में उनकी कोई भी रुचि नहीं थी, कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। सेकंड पॉइंट है, वह बार बार फेल होने के बावजूद पढ़ाई में लीन रहते थे। यानी वे फेल हो जाते थे लेकिन फिर भी वे पढ़ाई में लगे ही रहते थे। थर्ड पॉइंट है कि बड़े भाई साहब उपदेश की कला में बहुत माहिर थे, इसलिए वे अपने छोटे भाई को हमेशा उपदेश देते रहते थे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई को एक नेक इंसान बनाना चाहते थे। यानी जो बड़े भाई हैं उपदेश की कला में बहुत ही माहिर थे। वे अपने छोटे भाई को बार बार बोलते रहते थे, उदाहरण देते रहते थे बड़े बड़े लोगों के, विद्वानों के, ताकि वह पढ़ाई में लगा रहे, ताकि पढ़ाई में लीन रहे। ठीक है, आगे है 4th पॉइंट, वे अनुशासन प्रिय थे, सिद्धांतों से प्रेम करने वाले थे, आत्मनियंत्रण थे। आत्मनियंत्रण, अनुशासन प्रिय कैसे कि उनका जो खुद भी अनुशासन में रहते थे ताकि वे छोटे भाई को अनुशासन में रख सकें, इसलिए अनुशासन प्रिय थे। अनुशासन में रखने के लिए वे छोटे भाई को बार बार समझाते रहते थे, लेखक को समझाते रहते थे, डांटते रहते थे। सिद्धांत प्रिय थे, वे सिद्धांतों के अनुकूल ही चलते थे और छोटे भाई को भी प्रेरित करते थे, यानी लेखक को प्रेरित करते थे। आत्मनियंत्रण करना जानते थे। आत्मनियंत्रण का मतलब होता है कि अपने ऊपर कंट्रोल करना। जैसे कि उनका खेलने में मन करता था लेकिन छोटे भाई को पढ़ाई में लीन रखने के लिए उन्होंने अपने ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया, वे खुद भी खेलने नहीं जाते थे। तो इस प्रकार ये सब करके वो उदाहरण प्रस्तुत करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बड़े भाई अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े थे और इसलिए अपने अनुभव रूपी ज्ञान को छोटे भाई को भी देना चाहते थे। यानी जो उनको ज़िंदगी से अनुभव मिला था वह ज्ञान वे अपने छोटे भाई को भी सौंप देना चाहते थे। तो यानी अनुभवी थे बड़े भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन कि बड़े भाई साहब ने ज़िंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण माना है। उत्तर है इसका, बड़े भाई साहब ने ज़िंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से ज़िंदगी के अनुभव को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि किताबें पढ़कर महज इम्तिहान पास कर लेना या डिग्रियां प्राप्त कर लेना कोई भी बड़ी बात नहीं है। असल बात तो यह है कि बुद्धि का विकास कितना हुआ तथा जीवन मूल्यों के प्रति हम कितने जागरूक हुए। हाँ, जीवन की सार्थकता, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसे समझना परम आवश्यक है। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी का अनुभव जितना भी सहज, सुंदर और व्यवहारिक होगा उतना ही हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए बड़े भाई साहब ने ज़िंदगी के महत्व को, अनुभव को महत्वपूर्ण माना है। इसका क्या मतलब है
उन्होंने जो ज़िंदगी में सीख कर जो अनुभव मिला है उसे महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि किताबें पढ़कर पास तो कोई भी हो सकता है। कई बार देखा जाता है ना कि रट्टा मार मार के पास हो जाते हैं, लेकिन उनको सामान्य ज्ञान की कोई भी नहीं होता, ज़िंदगी का अनुभव ही नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो ठीक है बेटे, तो लेकिन लेखक के बड़े भाई को यह सब पता था और वह यही चाहते थे कि ज़िंदगी का जो अनुभव है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी के अनुभव से ही हम जीवन मूल्यों, नैतिकता, मानवता, ये मूल्यों को अपने अंदर अंतःकरण में विकास कर सकते हैं इनका, और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। इस प्रकार से ज़िंदगी को जितना हमारे अंदर ज़िंदगी का महत्व अनुभव होगा उतना ही हम ज़िंदगी को जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है। पाठ के किन अंशों से पता चलता है। पहला क्या है कि छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर करता है। तो ये पाठ में आपने पढ़ा होगा बेटा। पाठ में पंक्तियाँ ढूंढिए कि इस प्रश्न का जवाब कहाँ पर है। तो बेटा छोटा भाई जब अपने बड़े भाई साहब का आदर करता है, कौन सी बातों से करता है। जब वह डांटता रहता है ना बड़ा भाई छोटे भाई को, तो उसे डांटने तब वह समझता है कि बड़े भाई को डांटने डपटने का पूरा अधिकार है। क्योंकि वैसे उम्र में बड़े हैं। छोटे भाई की शालीनता, सभ्यता इसी में थी कि वह उनके आदेश को कानून की तरह माने, अर्थात पूरी सावधानी व सतर्कता से उनकी बात का पालन करे। यानी बड़े भाई साहब का आदर तब करने लगता है जब उसकी समझ में आ जाता है कि बड़ा भाई जो है उसके भले के लिए कह रहा है और उसको तभी डांट रहा है उसे, तो उसे भी अपने बड़े भाई का कहना मानना चाहिए, उसके आदेश का पालन करना चाहिए। ठीक है बेटा। दूसरा है बड़े भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि मुझे जीवन का तुमसे अधिक अनुभव है। समझ किताबी ज्ञान से नहीं अपितु दुनिया के अनुभव से आती है। जिस प्रकार अम्मा व दादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी उन्हें संसार का अनुभव हमसे अधिक है। और बड़े भाई ने कहा कि यदि मैं आज अस्वस्थ हो जाऊं, तो तुम भली प्रकार से मेरी देख रेख नहीं कर सकते। यदि दादा होते तो वे इस स्थिति को संभाल लेते। यानी उनका कहने का आशय क्या था कि जीवन का अनुभव मुझसे तुमसे ज़्यादा है, तो किताबें पढ़ कर इतनी समझ नहीं आती जितनी दुनिया को देखने, परखने और जांचने से आती है। जैसे कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, अम्मा हैं, दादा हैं, लेकिन पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन उनको ज़िंदगी का तजुर्बा है, ज़िंदगी का अनुभव है। और यदि मैं आज बीमार भी हो जाऊं, तो अगर बड़े जो होते हैं वही अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि तुमने कभी देखा ही नहीं है देखभाल करते हुए। तो उनको अनुभव, इसके लिए भी अनुभव की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। हाँ, बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। इसका क्या इसमें पंक्तियाँ आएंगी बेटा कि बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि मैं तुमको पतंग उड़ाने से मना नहीं करता। सच तो यह है कि पतंग उड़ाने की मेरी भी इच्छा होती है। यह कथन दर्शाता है कि बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते अपनी भावनाओं को दबा जाते हैं। एक दिन बड़े भाई के ऊपर से पतंग गुजरी तो भाई साहब ने अपनी लंबाई का लाभ उठाया। वे उछलकर पतंग की डोर पकड़कर हॉस्टल की ओर दौड़कर आ रहे थे। छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इन सभी बातों से यह सिद्ध होता है कि बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है जो अनुकूल वातावरण पाकर उभर सकता है। तो इन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि बेटे जो बड़ा भाई है वो कहने मात्र के लिए बड़ा है, क्योंकि छोटे से तो बड़ा है ही, लेकिन उस समय उसकी उम्र भी बहुत कम थी बेटा, और वह भी बचपन ही था उसका। इसलिए उसने छोटे भाई का जीवन संवारने के लिए अपने बचपन को दांव पर लगा दिया। इस पंक्ति का ये आशय है कि उसका भी मन करता था पतंग उड़ाने का, भागने का, दौड़ने का, लेकिन उसने सारी इच्छाएं अपनी मुट्ठी में बंद की हुई थी। क्यों की हुई थी? वह चाहता था कि अगर मैं भी ऐसे करने लगूंगा तो छोटे भाई को समझाने कौन आएगा।
तो छोटे भाई को समझाने के लिए ही उसने अपनी इच्छाओं को दबा दिया था। अब वह प्रश्न आगे कि बड़े भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। ये किन पंक्तियों से पता चलता है कि बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को यह समझाया कि किताबी ज्ञान होना एक बात है और जीवन का अनुभव दूसरी बात। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाई में परीक्षा पास करके मेरे साथ आ गए हो, लेकिन यह याद रखो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मुझसे छोटे हो। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर पैर रखने के लिए थप्पड़ भी मार सकता हूँ, अर्थात तुम्हें डांटने का मुझे पूरा हक है। इससे पता चलता है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। यानी जब छोटा भाई शरारतें किए जा रहा था, वह बड़े भाई के आदेशों पर अमल नहीं कर रहा था, तब बड़े भाई ने उसे प्यार से समझाया कि किताबी ज्ञान तुम्हें है, अच्छी बात है, लेकिन जीवन का अनुभव होना बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो तभी इसी के संदर्भ में, जीवन के अनुभव के संदर्भ में बड़े भाई ने कहा कि तुम पढ़ाई पर पास करके तो अगली कक्षा में आ गए हो, लेकिन याद करो फिर भी तुम मुझसे छोटे हो, क्योंकि तुम्हें अनुभव मेरे से ज़्यादा नहीं है और छोटे को बड़ा भाई हमेशा डांट सकता है। अगर तुम गलत रास्ते पर पड़े तो गलत रास्ते पर जाने से मैं रोक भी सकता हूँ, अर्थात तुम्हें डांट भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे हक है, इस बात का अधिकार है। क्योंकि इन पंक्तियों से पता चलता है कि बड़े भाई छोटे भाई के हित ही चाहते थे, भला ही चाहते थे, तब ये बार बार उन्हें टोक रहे थे। अब आगे आ जाइए बेटा, आशय स्पष्ट कीजिए। अब आशय स्पष्ट कीजिए, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में बेटा। अभी तो जो मैं आपको समझा रही हूँ अच्छे से समझें, क्योंकि बाद में फिर इतना इकट्ठा लर्न करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आशय स्पष्ट करो है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। अभी इस पंक्ति से क्या पता चलता है? इस पंक्ति का अर्थ है कि जैसे छोटा भाई पास हो जाता था बिना पढ़े ही, और उसके बाद में घमंड हो जाता था कि मैं तो बिना पढ़े ही पास हो जाऊंगा, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो मैं तो और खेलूँगा। बाहर मैदान में हरियाली उसको खींच लेती थी, पतंगे उड़ाने के लिए वह ललायित रहता था। पतंगे, इसमें पाठ में कनकोआ लिखा हुआ बेटा, कनकोआ पतंगों को ही कहते हैं। ठीक है, तो वह उसके मन में मतलब एक घमंड वाली बात हो गई थी कि वह पास तो हो ही जाएगा। तो तब उसके बड़े भाई ने उसे समझाते हुए कहा था कि इम्तिहान में पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इम्तिहान तो रट कर भी पास किया जा सकता है, अर्थात परीक्षा जो है बच्चा रट कर भी परीक्षा में पास हो सकता है। लेकिन परीक्षा पास करने से जीवन का अनुभव नहीं होता बेटे, क्योंकि बिना अनुभव के बुद्धि का विकास ही नहीं होता। तो वास्तविक ज्ञान तो बुद्धि का विकास होता है, तो जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। तो इसलिए हमें अपने बुद्धि के विकास करने के लिए अनुभवी होना बहुत ही आवश्यक है, कुशल होना आवश्यक है, अमल करना आवश्यक है, तभी हम अपने बुद्धि का पर्याप्त रूप से विकास कर सकेंगे, बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकेंगे। यदि हम रटकर पास हो जाएंगे तो हमारा जो सामान्य ज्ञान है वो जीरो रहेगा। तो आजकल सामान्य ज्ञान ना हो तो मनुष्य की पढ़ाई की कोई कीमत ही नहीं होती है। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई की कोई कीमत नहीं है। आगे जाके आपको सामान्य ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसके लिए बेटा आप लोग समाचार पत्र पढ़ते हो, इन पे ध्यान दिया करो, पत्र पढ़ा करो, और दूरदर्शन पर भी देखा करो कौन कौन से समाचार आते हैं। तो दिन दुनिया के भी आते हैं, राज्य स्तर पर भी आते हैं, और देश के स्तर पर भी आते हैं, विदेशों पर भी आते हैं। तो आप इनको देखा करो खाली समय में, ठीक है, और तभी ज्ञान आपका बढ़ेगा। सिर्फ किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर किताबें पढ़कर आप पास हो जाओगे वो क्षणिक ज्ञान होता है, वो पेपर में पास हो जाता है फिर भूल जाता है। लेकिन जो आप अनुभव के द्वारा करोगे तो वह आपके मानस पटल पर देर तक अंकित रहता है। आइए नेक्स्ट है। अब फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार
नहीं कर सकता था। ये कौन कहता है बेटा? लेखक कहता है। जब वो रियलाइज़ करता है ना बाद में कि मेरा बड़ा भाई ठीक कह रहा था, तो वह महसूस करता है कि जब वो कहता है कि वो मतलब महसूस नहीं करता, वो खेलों में बिजी रहता है। जब बड़ा भाई पढ़ने के लिए कहता है और ज़बरदस्ती पढ़ता है तो उसका ध्यान खेलों में ही होता है। तो वह अपने मानसिक जो हालत है उसको बयान कर रहा है कि मेरा जो मन है क्या करता है। तो इन पंक्तियों से लेकर कह रहा है कि जैसे आदमी मौत जैसे सत्य को सामने देखकर भी सांसारिक मोह माया रूपी बंधनों में जकड़ा रहता है। यानी मनुष्य को पता है सांसारिक मोह माया नश्वर है, लेकिन फिर भी उन्हीं के पीछे भागता है और उनकी आसक्ति में डूबा रहता है। वो जानता है ये नश्वर है, तो यह जानते हुए भी वह आदि भौतिक सुखों को भोगने में लगा ही रहता है, हालांकि उसको सारा पता होता है, वास्तविकता का ज्ञान होता है। तो ठीक इसी तरह से लेखक जो है वह बड़े भाई साहब की डांट खाता है और उसको पता है कि पढ़ाई के लिए कह रहे हैं, उसके भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वह खेलों का तिरस्कार नहीं कर सकता। लेकिन उसका मन जो है, जैसे सांसारिक लोग हैं, वे सांसारिक मोह माया जीवन की नश्वरता को जानते हुए भी भौतिक साधनों में लगे रहते हैं, स्वार्थों में लगे रहते हैं। इसी तरह से लेखक भी अपने बड़े भाई के आदेशों को सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। क्योंकि वह चाहता था अमल करे, लेकिन उसको खेलों का तिरस्कार नहीं कर सकता था, यानी वह खेलों को छोड़ नहीं सकता था, खेलना कूदना छोड़ नहीं सकता था। इसलिए खेलों कूदों में आसक्ति होने के कारण, रुचि होने के कारण बड़े भाई साहब को की जो डांट फटकार थी वो बार बार उसको सहनी पड़ती थी और सह लेता था, क्योंकि उसे खेलना बहुत ज़रूरी था। अब थर्ड, आशय स्पष्ट कीजिए कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। अभी इस पंक्ति का मतलब है कि बुनियाद यानी नींव, बुनियाद कहते हैं नींव को, अगर नींव ही पक्की नहीं होगी तो शक्तिशाली मकान भवन उसके ऊपर कैसे खड़ा रह सकता है। आपने देखा पहाड़ी इलाके में मकान के मकान गिर गए क्योंकि उनकी नींव ही पक्की नहीं थी, पहाड़ों पर बने हुए थे वो, तो इसलिए, और वहाँ पर तो वैसे ही भूस्खलन होता रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही लेखक के साथ था बच्चों। तो इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि जैसे मकान को मजबूत बनाने के लिए, टिकाऊ बनाने के लिए, स्थिर बनाने के लिए उसकी नींव को बहुत ठोस बनाया जाता है, पूरी तरह भर के बनाया जाता है। उसी तरह से जो जीवन रूपी जो जीवन है जो हमारा, वह एक भवन की तरह है। जैसे भवन को बनाने के लिए नींव पक्की होती है, ऐसे हमारा जीवन भी भवन की तरह है। और भवन को टिकाऊ मजबूत बनाने के लिए, यानी जीवन रूपी भवन को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा रूपी नींव को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। जैसे मकान को मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव को मजबूत किया जाता है, ऐसे ही हमारे भवन रूपी जीवन को संवारने के लिए, विकसित करने के लिए हमें शिक्षा रूपी नींव को मजबूत करना है, क्योंकि इसके बिना जीवन रूपी जो मकान है टिकाऊ नहीं बन सकता। अर्थात पढ़ाई के बिना उनका जीवन जो है टिकाऊ नहीं होता और उसे आरंभ से ही, यानी बचपन से ही टिकाऊ बनाया जाता है, बाद में नहीं, ठीक है। यानी बचपन से ही हमें पढ़ने की आदत पानी चाहिए, इसका ये मतलब है बेटा। अब है फोर्थ में पूछा है कि आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। अब इसका क्या मतलब है बेटा? ये पतंग का जो है वह अपनी आत्मा के साथ उसका संबंध बताया गया है कि जैसे लेखक कह रहा है कि जैसे आंखें आसमान की ओर देख रही थी और उसका मन पतंग में उड़ने, आकाश में उड़ने वाली पतंग की ओर था, यानी उसका ध्यान जो था वह आकाश में उड़ने वाली पतंग की ओर था। तो वे कह रहे हैं कि जैसे पतंग कट कर धीमी चाल से झूमती हुई पतन की ओर आ रही थी, यानी नीचे की ओर आ जाती है, तो यानी नीचे गिर रही है, तो उसी समय आकाशगामी पतंग ऐसी लग रही थी, यानी एकदम कटकर जमीन जो पतंग होती है ना, एकदम जो काटते हैं आप लोग खेलते हो,
पतंग काटते हो, प्रतियोगिता की होड़ लगती हो और फिर शोर पाते हो। ओए ओए, मैंने भी सुना कई बार बच्चों का, तो शोर भी करते हैं जब किसी की पतंग काटी जाती है। तो बेटा पतंग काटते हुए जब वो पतंग कटती है तो वो एकदम आसमान से नीचे की ओर आती है, और वो एकदम नहीं आती, वो झूल झूल के आती है, यानी झूमती हुई पतंग की ओर गिर रही है। उस समय आकाशगामी यानी आकाश में जाने वाली पतंग ऐसे लग रही थी मानो कोई भी आत्मा स्वर्ग से निकल कर अलग होकर अनमनी सी होकर धरती पर नया जन्म लेने के लिए जा रही हो। जैसे पतंग अपनी डोरी से टूट जाती है तो ऐसे ही लगता है मानो आत्मा जो है वह भी ये स्वर्ग से निकलकर धरती पर नया जन्म लेने के लिए, नए संस्कार ग्रहण करने के लिए जा रही थी। तो ऐसा ही हाल लेखक का था, उसका मन भी ऐसा ही कर रहा था, मानो उसका मन आकाशगामी पतंग यानी वह खड़ा नीचे था और उसकी आत्मा कहाँ थी, पतंग की ओर थी। तो आशा है ये कुछ प्रश्न सारे समझ आ गए होंगे बेटे। तो इसके जीवन मूल्य प्रश्न आपको कल समझाए जाएंगे, ठीक है। जीवन मूल्य आपको कितने करवाए थे, 1-2 ही प्रश्न करवाया है ना। तो आपको बेटा ये संपूर्ण प्रश्न समझ आ गए हैं। इसकी PDF भी, जिन बच्चों ने प्रश्न उत्तर नहीं लिखे थे पहले, कुछ बच्चों ने जो रह भी गए हैं, इन सारे प्रश्न की PDF भी दोबारा से आपके पास भेज दी जाएगी बेटे। आप नहीं भी किए हैं तो कर लेना, जिन्होंने कर लिए हैं वो रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। कल फिर हम इसका आगे का जो वर्क है वो करवाएंगे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।